गुरुग्राम से बड़ी खबर है। आज और कल हरियाणा बीजेपी की बैठक होने वाली है। आज और कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम सैनी, मोहन लाल बड़ौली शामिल होने वाले और बैठक में चुनाव समिति के कई और सदस्य भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी एकदम नजर आ रही है। जगह जगह रैलियां हो रही है, संबोधन दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अपने इन 10 सालों के कार्यकाल को गिना रहे हैं, क्या क्या काम किया है उन्होंने, जिससे परिवर्तन आया है लोगों के जीवन में, वो बता रहे हैं। अगले 5 साल के लिए उनको क्यों चुना जाए, अपना विजन भी जनता के सामने कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में, 90 विधानसभाओं में अपनी रैली निकाल रही है, यात्रा निकाल रही है और उस दौरान जनता से पूछ रही है कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है और उसको ही अपने संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। तो आज की बैठक देखिए काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक पर कौन कौन शामिल होने जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, ओम प्रकाश धनखड़, सुधा यादव, अनिल विज, रामविलास शर्मा, ज्ञानचंद गुप्ता, जेपी दलाल और कैप्टन अभिमन्यु इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता बड़े नेताओं में शुमार हैं और ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि जो जिताऊ उम्मीदवार है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल है, आम आदमी पार्टी भी है टक्कर में। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस बार कांग्रेस की लहर प्रदेश में बह रही है। तो ऐसे में कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार जाना है। मुख्यमंत्री भी इलेक्शन से कुछ वक्त पहले ही बदले गए हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ने वाला है जनता पर, ये देखना होगा। हाल फिलहाल में लोकसभा इलेक्शंस भी हुए, उसमें 10 सीटों में से 5 सीटें हार गई बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कितना प्रभाव उसका भी विधानसभा इलेक्शंस पर पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि केंद्र में जो सरकार रही है उसका इम्पैक्ट प्रदेश सरकार और प्रदेश में जो इलेक्शंस होते हैं उस पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो इस बार देखना होगा अगले 5 साल के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता किसको सत्ता पर विराजमान करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र, ऑलमोस्ट सभी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के इस बैठक में आज पहुंच रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण होगी ये बैठक। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से आज जो बैठक है उस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो उसके बाद अब पार्टी के लिए यही चुनौती है कि किस तरह से टिकट वितरण किया जाए। तो आज इसी चर्चा को लेकर बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम संगठन से जुड़े हुए पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जो इस बात का निर्णय करेंगे कि आखिरकार किस तरह से टिकट का वितरण किया जाना है। ये भी बताया जा रहा है कि 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल के आधार पर चर्चा की जाएगी और उन्हीं 3 लोगों से एक को टिकट दिया जाएगा। तो ये तमाम अलग अलग विधानसभा, टोटल 90 विधानसभा पर इस तरह की चर्चा आज की जाएगी और चर्चा के बाद जो अभी तक आवेदन मिले हैं, जिन लोगों के अभी तक नाम चल रहे हैं टिकट को लेकर, उसमें आज विचार विमर्श किया जाएगा और उन नामों में छटनी करके 3 नाम सुरक्षित कर लिए जाएंगे और उन 3 नामों को आगे हाईकमान के पास भेजा जाएगा। और बताया जा रहा है कि 25 से 30 तारीख के बीच में जो लिस्ट है, एक लिस्ट आ सकती है, उसमें वो उम्मीदवार होंगे जिनके ऊपर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और वो जीत हासिल कर सकते हैं और ऐसे नामों का ऐलान पहले किया जाएगा। जी, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी देवेंद्र यही कि जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि चुनौतियां इस बार काफी है बीजेपी के सामने। कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री बदले उन्होंने प्रदेश के, 10 साल से सरकार चला रहे हैं। चाहे कितना भी काम करे प्रदेश सरकार, कुछ ना कुछ नाखुशी जरूर जनता के बीच में रह ही जाती है। तो चुनौतियां इस बार काफी ज्यादा रहने वाली है। देवेंद्र, देखिए, बिल्कुल चुनौती एक बड़ी है बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि आप 70 रूप पार्टी है और उस बीच सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आपके पास जो नामों की फेहरिस्त है वो बहुत ज्यादा नाम है और आप, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने
होती है उसके उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होती है, और यही कारण है कि अब नामों के पास आप उसमें से छटनी करेंगे, किस तरह से कितने लोगों के नाम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अब यही कारण है कि आज जो बैठक रखी गई है इसमें तमाम बड़े नेता और संगठन से जुड़े तमाम नेता होंगे जो ये बात पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, जिन जिन लोगों के नाम गए हैं उन पर छटनी की जाए, और उसके बाद अंतिम में जो 3 नाम बचेंगे उसी पर मंथना की जाएगी, और अगले 25 से 30 अगस्त तक उन नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो बीजेपी पार्टी जानती है कि भली भांति जिस तरह का अभी माहौल है, इस माहौल में जल्द से जल्द टिकट वितरण की जाए, न केवल टिकट वितरण की जाए बल्कि उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में भी ताकत झोंकी जाए, स्टार प्रचारक की लिस्ट लाई जाए। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आज बात की जाएगी बैठक में, और आज ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए आज अहम दिन है, और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरह से पहले से ही पार्टी तैयार थी, तो उसके बाद अब टिकट वितरण एक बड़ी चुनौती है, और आज उस चुनौती को कम करने के लिए ये बैठक की जा रही है। और निश्चित तौर पर आज 2 बैठकें हैं, और इन दोनों बैठकों में जो चीज निकल कर आएगा वो कल एक बैठक होगी, उसमें भी यही मंथन किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही कि इस बैठक के मार्फत उन 3 नामों का चयन कर लिया जाए जिनको टिकट वितरण की जानी है। एक पैनल में 3 नाम रखे जाएंगे, और इन 3 नामों में से ही किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी। जी देखिए, स्ट्रैटेजी तो बदलनी ही होगी बीजेपी को अपनी। 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे उस दौरान भी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन हुआ, इलेक्शंस के बाद तो जाके सरकार बनी, जिनके साथ गठबंधन हुआ उनके साथ अब गठबंधन भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सेटबैक है थोड़ा सा। एक चीज है कि ये समझना चाहते हैं कि इस बार क्योंकि जो रथ यात्रा निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, ये 1 हफ्ते तक अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनको अपने संकल्प पत्र में डालेंगे, ये थोड़ा नया देखने को मिला है। क्या युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, उसको लेकर भी कुछ स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया जा सकता है कि उनकी भागीदारी ज्यादा हो? देखिए, बिल्कुल अमूमन तौर पर राजनीतिक पार्टियों के कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार का एक जरिया है, और लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है, उनके जहन में, दिमाग में एक बात उतारने के लिए एक जरिया है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर जो आपकी बात है, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके मुद्दे हैं, हम उनको अपने संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। इतना जो वक्त 7 दिन का दिया है, इस 7 दिनों में जो सुझाव आते हैं अमूमन तौर पर बीजेपी पार्टी की तरफ से, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां इस तरह की देखने की मिली है। और क्योंकि इससे सीधे तौर पर लोगों से जुड़ाव होता है, और लोगों को ऐसा महसूस कराने की कोशिश की जाती है कि जो आपने बात रखी वो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखी है। हालांकि पार्टी की तरफ से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ये चीजें हैं, क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में हैं, आपको एक एक चीज का मालूम है कि कहाँ किस तरह की कमी है और अब किस चीज की जरूरत है, लोगों को किस चीज की डिमांड है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव का एक हिस्सा है। और हाँ, और आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोगों से सीधे तौर पर एक जुड़ाव होता है। आपको 7 दिन एक ऐसा वक्त मिल जाता है कि इस चुनाव के दौरान सीधे आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और लोग अपनी बात रख रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि हम जो बात रख रहे हैं वो आपके संकल्प पत्र में उतर कर आ रहा है। जब आप देवेंद्र बातचीत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर लोगों से, तो उस दौरान इलेक्शन से कुछ महीने पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना, किस तरह का इम्पैक्ट उस तरह का लोगों के दरमियान नजर आ रहा है? वो कैसे ले रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को? देखिए, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो मतदाता है उसका मानसिक तौर पर वो अलग सोचता है, अलग नजरिया है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, और यही कारण है कि जिस तरह से 10 साल में सत्ता में रही कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं एंटी इंकम्बेंसी का जो तमाचा था वो झेलना पड़ा, और अब एंटी इंकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से ओबीसी के रूप में
एक बड़े चेहरे को देखा जाता है हरियाणा में, और इसी के अनुरूप ओबीसी नायब सैनिक को ओबीसी के जरिए ही लाया गया, और नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाने से सीधे तौर पर जो ओबीसी वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी तरफ कोशिश की। और यही कारण है कि बीजेपी भली भांति जानती है कि आप ओबीसी वोट बैंक और एससी वोट बैंक के अलावा नॉन चार्ज जो वोट है, यदि आप उस पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी राह चंडीगढ़ के लिए आसान हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से चल रही है। बीजेपी जानती है। ये भी देखना होगा। देवेंद्र, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।